मध्य प्रदेश की होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा सीट न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि इस देश की सबसे चर्चित सीटों में शामिल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि होशंगाबाद में 8 विधानसभाएं आती हैं और मध्य प्रदेश सरकार के 3 मंत्री इसी लोकसभा की विधानसभाओं से आते हैं, जिसमें हाई प्रोफाइल मंत्री प्रहलाद पटेल, राव उदय प्रताप सिंह और नरेंद्र शिवाजी पटेल शामिल हैं। मां नर्मदा के तट पर ये पूरा लोकसभा का क्षेत्र बसा हुआ है, तो मां नर्मदा से जुड़े हुए मुद्दे यहाँ पर हैं। किसानी प्रधान ये पूरा इलाका है, यहाँ पर काफी खेतीबाड़ी होती है। रोजगार यहाँ पर एक चर्चा का विषय जरूर है कि कैसे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के स्टूडेंट्स को कैसे शिक्षा के बेहतर संस्थान मिलेंगे, और महंगाई जैसी तमाम समस्याओं से यहाँ के लोग भी अब तक दो चार होते हुए आए हैं। मां नर्मदा की कृपा से ही यहाँ की चुनावी सियासत में लोगों को फायदा मिलता है और नुकसान मिलता है, ये भी यहाँ कहा जाता है। तो इस बार मां नर्मदा की कृपा होशंगाबाद नरसिंहपुर में किस पर होने जा रही है, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं, कहता है वोटर होशंगाबाद नरसिंहपुर से। रिपोर्ट कार्ड 5 साल का, लेखा जोखा आपकी सरकार का 5 साल का, वो जहां रहते हैं वहां कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, कितने विकास हुए, नहीं हुए, वादे जो किए थे वो पूरे हुए या नहीं हुए, ये सारी चीजें उनके जहन में आ जाती हैं। और मध्य प्रदेश की मैं तो अभी विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो जनता ने भली भांति तमाम चीजों पर अपनी जो नजर है वो बनाई रखी थी, और दोनों ही दलों को, भाजपा और कांग्रेस को, अपनी अपनी कसौटी पर जो अलग अलग पैमाने हैं उसके अनुसार मतदान भी किया है। तो अब लोकसभा के चुनाव भी नजदीक आ चुके हैं। केंद्र में लगातार बीजेपी की सरकार रही है। होशंगाबाद नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी के गढ़ के रूप में ये उभर कर आया है, और यहाँ की जो 8 विधानसभा हैं सब पर कमल खिला है। लेकिन लोकसभा के चुनाव यहाँ पर क्या मायने होंगे, क्या मुद्दे होंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। और हमारे तमाम खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। इनमें किसान हैं, युवा हैं, जो आम लोग हैं, जनता है, और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए भी लोग हैं। वो अपनी अपनी बात आपके बीच रखेंगे। शुरुआत करते हैं युवाओं के पास, सबसे पहले लिए चलते हैं क्योंकि उनके ये भविष्य का चुनाव है। आने वाले 5 साल में वो क्या देखना चाहते हैं, बीते 5 साल में क्या क्या देखा, और सियासी किस तरीके से अदला बदली यहाँ पे हुई है, वो भी एक चर्चा का केंद्र रहती है हमेशा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक अजय देवगन की फिल्म आई थी 1990 में, फूल और कांटे। तो मुझे लगता है यहाँ इस क्षेत्र से कम कांग्रेस की टिकट कांटे हैं, होशंगाबाद के अपने भाजपा की टिकट फूल है। जिसको मिल जाए जीतना तय है, जिसको मिल जाए हारना तय है। तो ये क्यों? लेकिन क्योंकि यहाँ की जो स्थिति है, आप पूरा इतिहास खंगाल के देख लीजिए। हाँ। एक आध बार राव उदय प्रताप यहाँ से कांग्रेस से जीते हैं, और उसके पहले एक आध और कोई जीते होंगे, मुझे उतना तो ज्ञान नहीं है कि उससे पहले कौन जीता। लेकिन जब से मैंने होश संभाला है, मैंने यहाँ पे भाजपा के ही सांसद देखे हैं। क्यों कांग्रेस की ऐसी स्थिति की लगातार 2-3 चुनाव आप यहाँ से आ रहे हैं, जो सांसद यहाँ आपकी टिकट पे जीते थे वो बीजेपी में चले गए, तो 2 बार वहां से भी जीत रहे हैं। भाई आना जाना तो लगा हुआ, आप देख रहे हो। जो भी व्यक्ति बीजेपी के विरोध में होता है, इस देश में बड़ा नेता हो छोटा हो, उसको अपनी पार्टी में खींचने के लिए बीजेपी का एक मतलब बड़ा वो चल रहा है, एक आंदोलन कि कांग्रेस को खत्म करना है। ऐसे खत्म हो नहीं रही तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ मिला के ईडी सीडी के डर से, और इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लो। और बात कर रहा है जैसे कांग्रेसी की, तो ये जो जनता ने जो भी मैंडेट दिया है देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए, वो इसलिए दिया है कि इस देश की जनता की मूलभूत सुविधाओं की रक्षा करे सरकार, उनको बच्चों को रोजगार दे, कानून व्यवस्था ठीक ठाक रहे। ये सब कुछ हो नहीं रहा। जो सत्ता में बैठे केंद्र में या स्टेट में, वो मंदिरों की बातें कर रहे हैं। बड़ी बात, मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे तो कहा भी जा रहा है कि इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि राम मंदिर बन चुका है, अब तो एक तरफा होगा जो होगा। कांग्रेसी भी ऐसे आरोप लगा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। इस देश की संस्कृति राम है, इस देश की आत्मा राम है, इस देश के प्राण राम है। एक वो दल है जो ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हलफनामा लेता है कि राम पैदा हुए थे या नहीं हुए थे। तो इस देश की जनता जिनके प्राण राम है, वो किसे स्वीकार करेंगे? बहुत स्पष्ट रूप से ऐसी कांग्रेस को तो नकारा ही जाएगा। मतलब राम मंदिर मुद्दा है चुनाव में? बिल्कुल मुद्दा नहीं है। राम मंदिर मुद्दा नहीं है। राम तो जन जन के हैं, लेकिन उनके भी तो थे जिन्होंने कोर्ट में जाके हलफनामा दिया कि राम पैदा हुए थे या नहीं हुए थे। वो तो कह रहे हैं कि राम मंदिर में आप लोगों को नहीं, आंदोलन चला के आप लोग तो राम मंदिर में दर्शन कराने ले जा रहे हैं ताकि वोट बैंक बढ़ जाए। हमने आंदोलन किया था,
हमने संघर्ष भी किया था, हमने बलिदान भी किए, उसी राम मंदिर के लिए किए थे। और आज दर्शन कराने की व्यवस्था बनाई है, कोई आंदोलन नहीं चला है साहब। चलिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात हो गई। शैलेंद्र हैं हमारे होशंगाबाद के वरिष्ठ सहयोगी हैं, बहुत करीब से यहाँ की सियासत को और तमाम चीजों को देखते हैं। शैलेंद्र जी, बीजेपी कांग्रेस, युवाओं की बात, पढ़ाई लिखाई की बात, रोजगार की बात, बेरोजगारी की बात, ये सब हमने कर ली। मूल मुद्दों की बात आप बता दीजिए, उस पर एक नए सिरे से हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तमाम लोग हैं हमारे साथ। देखिए, संसदीय क्षेत्र क्रमांक 17 की यदि बात की जाए तो काफी प्रबुद्ध क्षेत्र माना जाता है। हरिविष्णु कामत जी यहाँ से जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे हैं, वो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये हालात बने हैं, 8 की 8 विधानसभा भाजपा के कब्जे में है, सांसदी लगातार भाजपा के कब्जे में है, 5,53,000 की जीत भाजपा के पास है। और कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं जो अभाव है वो चेहरे का अभाव है, कैंडिडेट चयन का अभाव है और लोगों का अभाव है। ये बड़ी विसंगति कांग्रेस के साथ लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए उम्मीदवार खोजना और चुनाव उतनी ही ताकत से लड़ना, भाजपा ने लगभग चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। यहाँ अगर हम बात करें तो 18,50,075 कुल मतदाता इस संसदीय क्षेत्र में है। भाजपा के पास स्टार प्रचारक से लेकर तमाम संसाधनों की बात की जाए तो बाढ़ है और कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं खालीपन है। कांग्रेस जब तक इस खालीपन को नहीं भरेगी तब तक चुनाव के बैटल पर कहीं ना कहीं कमजोर दिखती है कांग्रेस। ठीक है, चुनाव में कमजोर दिखती है और कृषि प्रधान क्षेत्र भी है शैलेंद्र, ये तो। और किसान भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे भी हम बात करेंगे किसानों की मांग, क्योंकि ये तो केंद्र का चुनाव है और इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा में कुछ है तो वो है किसानों का आंदोलन। ये भी कृषि प्रधान क्षेत्र, चाहे होशंगाबाद जिले की बात करें या नरसिंहपुर की बात कर लें, यहाँ का किसान कितना संतुष्ट, किसानों का कितना काम हुआ और एमएसपी कितना बड़ा मुद्दा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं नर्मदा मैया को नमन करते हुए न्यूज 18 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कम से कम इस डिबेट में किसानों को भी बुलाया। जी, किसानों के लिए तो दोनों ही सरकारें, किसानों ने बहुत समय से देखते आ रहे हैं। एमएसपी जो मुद्दा है आज का नहीं है, 90 से पहले का है, जिसमें जिस प्रकार से किसानों ने चाहा है, डॉक्टर स्वामीनाथन ने एकमात्र जो आयोग किसानों के लिए बनाया था उस पर भी पूर्ण रूप से काम आज तक नहीं हुआ है। यहीं जब हम सरकारी कर्मचारियों की तरफ जाते हैं तो 7 आयोग उनके लिए बन गए। किसानों के लिए आज तक एक आयोग बना था जो भी कोई भी सरकार पूर्णतः लागू नहीं कर पाई है। बात रहती है एमएसपी की, A2FL C2+50 जो है किसान मांग रहा है। आने वाले समय में अब मैं जब बात करने जाऊंगा तो शायद लोगों को लगता है कि मैं बीजेपी का विरोधी हूँ। कांग्रेस की जब सरकार रहती है और जब हम बात उठाते लगता है हम कांग्रेस विरोधी हैं। 2 बार से प्रचंड बहुमत किसान और तमाम जो अलग अलग वर्ग हैं वो बीजेपी को देते हुए आए हैं, लेकिन किसान अब तक असंतुष्ट क्यों, किसान अब तक नाराज क्यों? सर, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या लगता है आपको? मध्य प्रदेश में कृषि को किसानों के हित में जितने कार्य मध्य प्रदेश सरकार ने और देश की सरकार ने किए हैं, उतनी पूर्व की किसी सरकार ने कोई काम ऐसा नहीं किया किसानों के हित में। किसानों को 1 एकड़ के किसान को 10,000 रुपए साल का मुआवजा मिल रहा है, राशि मिल रही है ना, केंद्र सरकार की ओर से भी, प्रदेश सरकार की ओर से भी। और किसानों को खेती का लाभ का धंधा बनाने के लिए विगत वर्षों से प्रयास हुए हैं। आज तक कोई किसान ने आत्महत्या नहीं की, किसी किसान की जमीन नहीं बिकी। और नहीं तो 10 साल 15 साल पहले के अगर इतिहास में हम जाएंगे, जो बात कर रहे थे ना कि 8 विधानसभा है तो बीजेपी का सांसद है, 8 नहीं 7 विधायक कांग्रेस के हुआ करते थे। पंच से लेकर नगर पालिका, जिला पंचायत सब कांग्रेस की हुआ करती थी, जब भी भारतीय जनता पार्टी का सांसद हुआ करता था। हमारे क्षेत्र की जनता बहुत जागरूक है। और ये जो बात कर रहे हैं ना कि ईडी सीडी बीडी, अरे भैया ऐसे गलत काम 70 साल से किए क्यों? अरबों खरबों के घोटाले तुमने किए हैं, जांच हो रही है तो जेल तो जाना पड़ेगा। अब बनाई तो तुम नहीं थी, ईडी बनाने वाली कौन थी? कांग्रेस ने ईडी बनाई थी ना। और प्रधानमंत्री जी को 48 घंटे खड़ा रखा था और वो जब मुख्यमंत्री थे और वो खड़े रहे, हर बात का जवाब दिया और निर्दोष होकर बाहर आए। तो प्रधानमंत्री जी का जिक्र छेड़ा है आपने, और प्रधानमंत्री के फेस पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी। मोदी जी के फेस, मोदी जी चेहरा, मोदी जी चेहरा, मतलब लोगों को लगता है कि मोदी जी चेहरा है, एक्चुअली मोदी जी विकास का चेहरा है। वो तो जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी वो विकास के आधार पे लड़ेगी। अब अगर मोदी जी विकास पुरुष हैं तो ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। चलिए ठीक, मोदी जी विकास पुरुष हैं और इस पे चलिए दूसरे जो हमारे युवा साथी आ गए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी वर्सेस पीएम नरेंद्र मोदी, कौन बेहतर, क्या बेहतर लगता है?
सबसे पहली बात तो मैं चाचा जी का जवाब देना चाहूंगा। किसानों के बारे में बहुत सारी बातें करे तो सरकार की उपलब्धियों को बता रहे थे। शायद मंसूर गोलीकांड आप भूल गए जो किसानों पर हुआ था, वो भी मध्य प्रदेश। दूसरी चीज जब इनसे बात की जाएगी कि कहा कि प्रधानमंत्री जो वर्तमान है, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ईडी के द्वारा उनको खड़ा रखा गया, तो शायद उसी बात का बदला जो है वो अपने सत्र में ले रहे हैं। और जहां राहुल जी के चेहरे की बात आती है, राहुल गांधी एक संघर्षशील चेहरा है जो जनता की आवाज बनकर सड़कों पर वर्तमान में उतरा हुआ है और निरंतर विपक्ष की भूमिका में है। और 70 साल विपक्ष में बैठने वाले 10 साल में इतना बौखलाए नहीं, अभी समय और भी आगे है, संघर्ष करो। आप अगर आए हो सत्ता में तो जनता के हितों में काम करो, क्योंकि जनता ने 70 साल हम लोगों को सम्मान दिया है। ये 10 साल से हम घबराने वाले नहीं हैं। जी देखिए, यहाँ बहुत तरीकों की बातें चल रही हैं। हाँ। मैं एक चीज इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, इनके पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि महाराष्ट्र के जो भ्रष्टाचार, जो एनसीपी के कांग्रेस के नेताओं के ऊपर इन्हीं ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, और जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें धुल के उनके सारे पाप साफ हो जाते हैं? आप अभी राहुल गांधी का यहाँ पे जिक्र हो रहा था तो आप लोग ठहाके लगा रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे आप लोग? राहुल गांधी जी, जैसे हम तो युवाओं की बात करते हैं, पर राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता है वो युवाओं से ज्यादा कुछ कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी की हो गई है। तो उनका जब भी नाम आता है तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान तो आई जाती है। ये तो मैं राहुल गांधी जी की तारीफ करना चाहूंगा कि आप अगर भले ही राजनीति में आप आगे नहीं बढ़ पाए, पर आप स्टैंड अप कॉमेडी अच्छी कर सकते हैं। राहुल गांधी तो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, अभी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों की, जनता की आवाज उठा रहे हैं। ये सभी साथी ऐसा कह रहे हैं। भैया, जैसे ये न्याय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और ये जितनी भी यात्राएं निकाल रहे हैं, एक बार इस यात्रा का रिजल्ट तो एक बार इनसे पूछिए। अभी इसके पहले जो यात्रा निकाली थी इनने, इस यात्रा से कुछ ऐसा होता तो ये यात्रा से रिजल्ट कुछ और होता है। जो अभी हमारे बीते हुए चुनाव, लोकसभा, विधानसभा में जो चुनाव हमारा हुआ है, उससे आप रिजल्ट स्पष्ट है, क्या प्रभाव पड़ा है, क्या नहीं पड़ा है। चलिए, रिजल्ट स्पष्ट है। किसान साथी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे साथ हैं। सर, तमाम बातें आपने सुन ली। इस बीच में मोदी जी और राहुल जी की भी चर्चा हो गई। राहुल जी अभी मध्य प्रदेश आएंगे तो किसानों के साथ संवाद भी वो करने वाले हैं। हालांकि मेरा सवाल यह है कि आपके साथी ने अभी कहा कि मध्य प्रदेश में तो हम लोग बहुत दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि है, तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है, तो फिर क्यों परेशान है? 2014 से पहले सरकार जो हमें बोनस के रूप में 200 रुपए देती थी, केंद्र सरकार पर कुंटल के हिसाब से, अगर वो 2014 से अभी तक का जोड़े हम तो 10,000 रुपए कंपेयर कर लीजिए, और उस 1 एकड़ वाले किसान का जो पैसा जो सरकार नहीं दे रही है, जो बोनस बंद किया हुआ है, उसको कंपेयर कर लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। 1 एकड़ में 18 से 20 कुंटल गेहूं हम लोग उत्पादन करते हैं, तो हर साल 200 रुपए जो कुंटल का हमें बोनस मतलब मिलता है। बात वही की वही हो गई। कुल मिला के ये कह रहे हैं अभी तो परेशान है किसान। कुल मिलाकर किसानों के साथ कैसे न कैसे छल हो जाता है, छलाव हो जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि आज आप प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो गांव तक के पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी हुई। कभी किसानों को कांग्रेस के कार्यकाल में शहर में आके गल्ला बेचना पड़ता था, आज सरकार जाकर अपने गांव केंद्र पर गल्ला खरीदी कर रही है, चाहे वो धान हो, चाहे वो मूंग की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो। और ग्रामों विकास के लिए आप देखेंगे तो शहर से अच्छा डेवलपमेंट चालू करा, क्योंकि हमारी सरकार जानती है कि भारत जो है वो गांव में बसता है, और किसानों के लिए बिजली से लेकर रोड, नाली, सड़क सभी क्षेत्र में डेवलपमेंट हुए हैं। इन्हें कहाँ से बंद को सपना, कौन सा सपना आ रहा है? मुझे तो आश्चर्य होता है। बोनस जब भी दिया तब भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और 5 बार इसी मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड, चलिए उसी अन्नदाता के तो किसान तय कर देंगे, किसान इस बार तय कर देंगे। शिवराज जी ने बोनस दिया, मानते हैं शिवराज जी ने बोनस दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी आने के बाद वो बोनस बंद कर दिया गया इसी मध्य प्रदेश से। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज जो होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले में खुलना चाहिए था वो बुधनी विधानसभा में खुल गया। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, इनकी बात सुने तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे 2014 के बाद से ही जिंदगी की शुरुआत हुई, दुनिया की शुरुआत हुई है। मोदी जी जब से आए तभी से दुनिया शुरू हुई है। इससे पहले ये लोग जिंदगी नहीं जीते थे, इनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलती थी, इनको शिक्षा नहीं मिलती थी, इनको रोजगार नहीं मिलता था। मतलब हर चीज का अभाव ऐसा बताते हैं जैसे 2014 के बाद ही सारी चीजें आई हैं। आज रेलवे में इतने अमृत, जो नर्मदापुरम इटारसी का स्टेशन है, अमृत भारत
योजना में आज कितना बड़ा डेवलप हो रहा है। हबीबगंज रानी कमलापति स्टेशन देख लो, रेलवे की पूछ लो ना इनसे। कांग्रेसी लोग 70 साल के कामों में से 2 काम गिना दें तो मैं मान लूंगा। अरे ये तो चैलेंज हो गया सर, 2 काम। इनने कहा कि रेलवे में क्या हुआ, पहले युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 2014 से पहले रेलवे के ठेकेदार नहीं हुआ करते थे और 2014 के बाद रेलवे के ठेकेदार हैं। वंदे भारत की बात होती है, बहुत अच्छी ट्रेनें चलाई हैं अभी इस शासन ने, और कहते हैं कि जहां 10 घंटे में पहुंचते थे वहां 8 घंटे में पहुंच रहे हैं। 82 करोड़ लोगों को ये पीडीएस बांटते हैं, कहते हैं गरीब जनता 82 करोड़ है हमारे यहाँ की। मेरा मतलब यह है जहाँ 8 डब्बे होया करते थे किसके, जनरल के, आज किसी ट्रेन में 2 है, किसी में 1 भी नहीं है। जब 82 करोड़ लोग यहाँ के गरीब हैं तो वो कैसे रिजर्वेशन करवाएंगे और कैसे उस ट्रेन में बैठे। एक कवि की सुना रहा हूँ, गोरख पांडे की, और जनता सुन ले और उस हिसाब से वोट दे। कविता ये है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। तो जनता, आप लोग सभी की बात सुने अपने हिसाब से, लेकिन वोट दे, अपने विवेक से वोट दे और उसके बाद दे। जनता जागरूक है और जनता अपना मत देगी और जनता बहुत समझदारी के साथ मतदान करेगी। होशंगाबाद नरसिंहपुर से ये था हमारा खास कार्यक्रम कहता है वोटर। और जल्द ही अब लोकसभा के चुनाव जब होंगे, जब नेता जनता के बीच जाएंगे तो जनता उन्हें तमाम उन बातों के बारे में पूछेगी, जिक्र करेगी कि आपने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए और अगला 5 साल का आपका विजन क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सेंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए होशंगाबाद से वासु चौरे।